जय हिंद साथी। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टेट में क्या क्या देखना है, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है फॉर्म भरते टाइम, और ये कैसे क्या होता है, पूरी जानकारी इसमें हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन आया है 20/3/2026 को, 27/3/2026 यानी 27 मार्च 2026 से फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आज से शुरू हो रहे हैं, और 26 अप्रैल 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें आप 1 मई तक संशोधन कर सकते हैं। सिटी इंटीमेशन 22 जून को मिल जाएगा। 30 जून को एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपकी परीक्षाएं 2, 3 और 4 जुलाई को। ठीक है साथी, ये वो डेट हो गई। 13 मार्च 2026 के शासन आदेश से आया है। द्वितीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले प्राथमिक यानी 1 से 5 तथा उच्च प्राथमिक 6 से 10 के विद्यालयों में रिक्ति सहायक के पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता में आहरित अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि 1 से 5 तक तो प्राइमरी में और 6 से 8 तक जूनियर में, इन दो के लिए ये है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में आवेदन करने, प्रतिभाग करने अथवा उसके परिणाम स्कोर कार्ड निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन का विचार किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास यूपी टेट आ गया तो अब आप भैया नौकरी की डिमांड करने लग जाओ। जब भी सुपर टेट आएगा तो आप एलिजिबल होंगे, और नहीं आएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि आप कल को धरना प्रदर्शन करने लग जाओगे, हाय हाय आपने टेट करवा लिया है तो आपको ये हमको नौकरी देनी पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पे होंगे, और इसके लिए आपको पहले OTR करना पड़ेगा। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका क्या होता है साथी, OTR का मैं बताऊँ आपको। OTR का क्या होता है, OTR क्या है? OTR क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है, जैसे अभी आपने देखा होगा पहले होता था, अभी तो किसी भर्ती में नहीं होता है। जब भी फॉर्म आते हैं तो हमको बार बार भरने पड़ते हैं। फॉर्म आए, हर बार पूरी 10th की डिटेल भरो, 12th की डिटेल भरो, फिर BA BSc की डिटेल भरो, उसके बाद में फिर साथी सारी डिटेल्स हर बार, एड्रेस प्रूफ, फलाना प्रूफ, ठिकाना प्रूफ, ये सब करना पड़ता था। OTP ये वो। अभी क्या कर दिया हर बोर्ड ने, हर आयोग ने, जैसे रेलवे का है, SSC है, सब क्या करते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं आपका, यानी बेसिक डिटेल सारी भर गई आपकी। अब आपके पास कोई एडिशनल डिटेल है तो उसमें भरो, और 2 से 3 स्टेप में आपका फॉर्म भर जाता है। ये है OTR का प्रोसेस, यानी कि जो बेसिक डिटेल है वो सारी आपकी आयोग के पास पहले से हैं, बस आपको एडिशनल डिटेल भरनी है और आपका काम चल जाएगा। ये होता है OTR। अब फीस की डिस्कशन कर लें। PRT में ये फीस है OBC, UR और EWS के लिए, और ये फीस है आपकी SC और ST के लिए, और ये है दिव्यांगों के लिए, PH फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। ये यानी प्राइमरी में और ये जूनियर में सेम फीस है। आप दोनों दोगे तो दोनों फीस अलग अलग भरनी पड़ेंगी आपको, और दोनों पेपर अलग अलग होंगे 2 पालियों में। कौन भर सकता है? देखो, आप BTC कर रहे हो, आप B.Ed कर रहे हो, आप कोई और ऐसा ही कोर्स इससे संबंधित कर रहे हो जिसके आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर में होने चाहिए। यानी कि जैसे आप B.Ed कर रहे हो तो B.Ed में होते हैं भैया 4 सेमेस्टर, तो आपके 2 कंप्लीट हो जाने चाहिए, 2 बचें तो आप भर सकते हो। ये सारी डिटेल वही दे रखी है कि आप फाइनल ईयर में हैं तो आप भरने योग्य हैं। ये जो है यानी कि 6.1 में जो दे रखी है सारी डिटेल, 1 से 5 तक वाले के लिए दे रखी है। 1 से 5 तक वाले में 6.2 में यही डिटेल 6 से 8 तक के लिए दे रखी है। डिटेल सेम है, यानी आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो आप भर सकते हैं। असली विवाद है 6.3 में। विवाद क्या है, अब ये देखो। विवाद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, SC ने ये कहा कि B.Ed प्राइमरी में मान्य नहीं है, लेकिन इन्होंने इस नोटिफिकेशन लिख के दिया है कि B.Ed के अभ्यर्थी भी प्राइमरी में
टेट दे लें और हम उनकी नियुक्ति पर विचार करेंगे। और यदि उनकी नियुक्ति होती है तो वे 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करेंगे और उनकी नियुक्ति करवा दी जाएगी। अभी 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्या है, पहले ये समझ लो थोड़ा सा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये आदेश दिया कि बीएड वाले लोग बीटीसी में मान्य नहीं होंगे, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग जो है पहले से बीएड के उसमें नौकरी कर रहे थे प्राइमरी में, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि हम एक ऐसा कोर्स बनाएंगे जो बीटीसी और बीएड के बीच में सेतु का काम करेगा, और हम ये 6 महीने में उनको सिखा देंगे कि प्राइमरी के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, और वे उसको कर लेंगे। तो अभी ये चीज़ विवादित है, हो सकता है इसके लिए बच्चे कोर्ट चले जाएं और ये नोटिफिकेशन वापस करवा दें। क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये बात समझने वाली है। उन्होंने ये कहा है कि बीएड के बच्चे भी प्राइमरी का दें, हम उनकी नियुक्ति पर विचार करेंगे कि हम उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। तो ये भैया एक बार ध्यान रख लेना, अगर आपको लगता है कि सरकार आपके फेवर में कुछ कर सकती है तो आप भर देना फॉर्म, 1000 रुपये की बात है, और 1500 रुपये और फॉर्म वगैरह में अलग से पढ़ाई में पेपर देने में खर्च हो जाएंगे, तो देख लेना। यही असली इस नोटिफिकेशन में विवाद है, और हो सकता है वो इसके लिए कोर्ट चले जाएं या कहीं चले जाएं, नोटिफिकेशन में स्टे लगा दें या कुछ भी करवा दें, या सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले ले। और एक बात याद रखना कि फीस जमा होने के बाद में वापस आती है। ये साथ ही सिलेबस, बाल विकास एवं शिक्षण, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, ये भाषा है। ये जो भाषाएं दे रखी हैं इनमें से एक कंपलसरी है, कोई सी भी एक आप चूज़ कर सकते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ठीक है, गणित, पर्यावरण अध्ययन। सिलेबस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे सिलेबस। ये प्राइमरी के लिए है सिलेबस, और अगला वाला सिलेबस 6 से 8 के लिए है। इसमें भी वही CDP, हिंदी, इन तीनों भाषाओं में से एक भाषा, इन तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बो से एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। 2.5 घंटे की परीक्षा है, 150 मिनट। परीक्षा MCQ बेस्ड, OMR बेस्ड होगी। MCQ है और OMR बेस्ड है, ये बात इसमें आगे लिखी है, यानी ऑफलाइन होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी परीक्षा में। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन के लिए 150 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर परीक्षा एक शिफ्ट से ज़्यादा होती है तो ये नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता रखा है इन्होंने कि इस बेस पे नॉर्मलाइजेशन होगा। 150 अंक का पेपर है, 150 के 60% लाएंगे, यानी 90 UR के बच्चे क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी कि मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है, बस आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, UR के बच्चे क्वालिफाई माने जाएंगे। यहीं अगर आप कौन हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 55% यानी कि 82 अंक लाने हैं और आप परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। ये बात मैंने पहले ही बताई है, ये बात फिर से लिखी हुई है कि रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, आप इसका प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। जैसे मान के चलो, जैसे कि आपने कोई परीक्षा दी, जैसे कांस्टेबल की परीक्षा दी आपने, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया, मेडिकल हो गया, अब आप उस सरकार से ही डिमांड कर सकते हो कि भैया हमें नियुक्ति पत्र दो, हमें नियुक्ति दो, लेकिन ऐसे टेट से नहीं कर सकते हो, सुपर टेट से कर सकते हो। तो ये बता रहे हैं कि भैया इसमें आप जो है टेट से डिमांड नहीं कर सकते हो कि हमको नौकरी दो। ये बता रहे हैं OMR इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक होंगी, इससे आपको कोई विशेष मतलब है नहीं, ये तो जैसे वो करवाएंगे वैसे हो ही जाएंगी, ठीक है ना। अनुप्रयोगिताएं क्या हैं भैया, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे काम में आएगी चीज़ें। तो ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, बेसिक परिषद द्वारा समय समय पर संबद्ध मान्यता प्राप्त हैं, जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं, ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि ये टेट कहाँ कहाँ पे लागू हो जाएगा। ये प्राइमरी का है और ये जूनियर का। ये बात बहुत ज़रूरी है और ये बात ध्यान रखो। प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के फोटो, जाति का वर्ग एवं विशेष आरक्षण श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी आवेदन के टाइम पे आप एक तो फ़ोटो अपने हिसाब से लगाओ जो आपको सर्टिफिकेट में चाहिए, क्योंकि वही आपके सर्टिफिकेट में छप के आएगी और वो कभी भी बदली नहीं जाएगी। एक अपनी जाति का ध्यान रखो कि गलती से भी कोई गलत कैटेगरी न भर जाए, यानी OBC, SC, ST,
UR, एक बार ये कैटेगरी भर गई, मान के चलो जैसे कोई OBC का व्यक्ति है और उससे UR भर गया, तो फिर आपके सर्टिफिकेट पे UR आएगा। और जब भी सुपर टेट आएगा तो आपको UR में फाइट करना पड़ेगा। तो इसलिए भैया अपनी कैटेगरी का विशेष ध्यान रखो, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिनको आप पढ़ लेना। कुछ मैं पढ़ दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। किसी भी आरक्षण का लाभ प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाएगा। अभ्यर्थी के अहर्त अनहर्त होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, यानी आयोग डिसाइड करेगा। जन्म तिथि जो भैया देखो 10th की मान्य होगी, 10th की मार्कशीट पे जो प्रमाण पत्र पे जन्म तिथि होगी वही आपकी मान्य होगी। आयु व शैक्षणिक योग्यताओं की पुष्टि में अंक पत्र प्राप्त प्रमाण पत्र अवधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। यानी कोई दिक्कत आती है तो मांगते हैं तो आपको ये चीज़ें देनी होंगी। ठीक है, ये आप पढ़ लेना सारी चीज़ें। इसमें एक पॉइंट है, ये रहा। ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, ठीक है, यानी ऐसे पुरुष जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है। यानी कि एक व्यक्ति जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, एक महिला जिसने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी कि ऐसे लोग इसके लिए वैलिड नहीं होंगे भैया, जिन्होंने, जैसे महिला ने किसी ऐसे पुरुष से शादी कर ली है जिसकी पहले से पत्नी है, और पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं, तो इसके लिए वैलिड नहीं माने जाएंगे, उनकी अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति दिव्यांग है यानी कि ब्लाइंड है या लिख नहीं पाता है, तो वो एक ऐसे व्यक्ति को ले जा सकता है। श्रुति लेखक होगा कौन, उसकी बारे में जानकारी यहाँ दे रखी है कि इंटरमीडिएट से अधिक का नहीं होना चाहिए। इंटरमीडिएट भी कब की होनी चाहिए इसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। यानी कि एक ऐसा विद्यार्थी, जैसे उन्होंने बताया कि जैसे 2026 में परीक्षा हो रही है, तो या तो वो इस साल इंटर की परीक्षा दे या 2027 में दे। इंटर की 2026 में परीक्षा देगा क्या मतलब है, जैसे इस साल तो इंटर की परीक्षा हो गई तो इस साल उसने दे दी, पेपर होगा हमारा जुलाई में जाके, तो परीक्षा उसने इस साल दी है, तब वो पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, तो वो बच्चा भी मान्य है। और ऐसा अभ्यर्थी जो इस साल 12th में है और अगले साल परीक्षा देगा, तो वो भी श्रुति लेखक हो सकता है भैया। तो इन दोनों का आप ले सकते हो। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन दिव्यांग माना जाएगा, जिसकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उसको 30 मिनट अलग से मिलेंगी। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित लिखने वाला गोला काला करने में असमर्थ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, लिखने में असमर्थ है और गोला काला करने में असमर्थ है, तो उसके लिए 30 मिनट अलग से दिए जाएंगे। और उसको ये बात केंद्र व्यवस्थापक को परीक्षा शुरू होने से पहले बतानी होगी। ये आपका नोटिफिकेशन है, पढ़ लेना। ये हमारा टेलीग्राम है, मैं इस पर डिटेल नोटिफिकेशन डाल दूंगा, या तो सर्च करके ज्वाइन कर लो या इस QR को स्कैन करके ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिलेबस की वीडियो बहुत जल्दी आएगी, यूपी टेट के डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक भी डाउट आपका बचा नहीं होगा इस वीडियो में। ऐसे ही हम सिलेबस में कोई भी चीज़ छोड़ें। यदि आपका फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप इस वीडियो को कमेंट में लिख देना, या आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, या टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस कमेंट में मैसेज कर देंगे तो आप डिस्कशन ग्रुप में पहुंच जाएंगे। इस डिस्कशन ग्रुप से ही आपको मेरा पर्सनल भी मिल जाएगा, तो आप वहां से ही मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी अच्छी बात के साथ धन्यवाद साथी।